को जी। तो स्टूडेंट्स हम अब तक ये थर्ड सेक्शन कर रहे हैं हमारा जो कोर्स है, और फर्स्ट सेक्शन में हमने किया था स्टैट्स का पार्ट कवर किया था, और सेकंड सेक्शन था हमारा असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। अब हम थर्ड सेक्शन कर रहे हैं विच इज ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अब तक जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं दे आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने देखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट गिवन हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस रैंडम, उसका हमने क्विज कर लिया था, उसका क्विज आपका सारा हो गया था। क्विज 1 जो था आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे था, और इस पे था उससे पीछे जो किया था बेस थ्योरम पे था। इसके बाद हमने किया था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उससे आप प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। तब हम आगे फर्दर मूव करते हैं, और आगे अब हम करेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में इस कोर्स में हम करेंगे बायनॉमियल। कुछ ये आपकी फेमस हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। बायनॉमियल करेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक, पॉइसन और ज्योमेट्रिक। और इसके बाद है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, और इसमें हम करेंगे यूनिफॉर्म, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल। यूनिफॉर्म हमने कर ली थी, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे भी डिराइव किया था, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी किए थे, तो वो तो हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें कोर्स में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये कोर्स में हमने ये किया था। ठीक है, तो आज हमारा काम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नाम सुना है आपने, पहले की हुई है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? यस मैम। बायनॉमियल की हुई है? तो नहीं की हुई है। बायनॉमियल के अलावा कौन सी की हुई है ये ए लेवल्स के स्टूडेंट्स ने? मैम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। बायनॉमियल नॉर्मल की है, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिक? नहीं वो नहीं मैम, वो स्टैट 2 में नहीं, आती वो है, नहीं। स्टैट 2 हमारा नहीं। अच्छा, और पॉइसन भी नहीं की होगी फिर, सिर्फ नॉर्मल की है। यूनिफॉर्म भी वैसे क्वेश्चंस देखे होंगे उसके, अगर किए भी होंगे तो। एक्सपोनेंशियल भी नहीं। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम जो यूज हो रहा है बायनॉमियल, तो बायनॉमियल से रिलेटेड आपने कोई थ्योरम या कोई एक्सपेंशन, कोई सीरीज आपने अगर देखी हो या की हो? बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम, मोस्ट फेमस थ्योरम क्या है बायनॉमियल थ्योरम? बायनॉमियल थ्योरम है a प्लस बी होल पावर n 0, a पावर 0, b पावर n माइनस 0 प्लस n1, a पावर 1, b पावर n माइनस 1 अप टू n a पावर n b पावर n माइनस n। ठीक है, ये मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी बन गई? n प्लस 1 टर्म्स। तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन थी या बायनॉमियल थ्योरम था? a प्लस बी होल स्क्वायर दें तो वो भी यही आता है, a प्लस बी होल क्यूब लें वो भी यही आता है। उसमें भी ये जनरल फार्मूला है कि आप 1 2 3 किसी के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रहे हैं ये ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? नाम तो शायद आपको ना पता, पास्कल ट्रायंगल। ये कुछ आइडिया है कि ये क्या है ट्रायंगल? जी बस ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। अगर आप n इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं, यानी अगर आप यहाँ 0 यूज करेंगे तो 1 आएगा, n इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो ये आपके पास 2 टर्म्स आएंगी और दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट 1 1 होंगे। अगर n इज इक्वल टू 2 यूज करेंगे यानी a प्लस बी होल स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आएंगे, उन तीनों के कोफिशिएंट्स ये होंगे। n इज इक्वल टू 3 का ये होगा, n इज इक्वल टू 4 का ये होगा, n इज इक्वल टू 5 का ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये n, ये 1c1 है, ये 1c0 है, ये 1c1 है, दोनों सेम है। ये 2c0 है, ये 2c1 है, ये 2c2 है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा है। तो ये बेसिकली बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। ये पास्कल ट्रायंगल जो है आपके पास, ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। एक्सपेंशन में आपके पास कोफिशिएंट्स ये चीजें, ये सारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन आप कर चुके हैं, और इसमें से पास्कल ट्रायंगल अगर आपने नहीं देखे तो ये बेसिकली कोफिशिएंट्स ही हैं जो वहाँ लिखे हुए हैं, ताकि आपको ज़हन में रहे कि ये किस तरीके से आते हैं, आपको सारे कैलकुलेट ना करने पड़े, एनसी जीरोस सारे कॉम्बिनेशन। उनके बाद बायनॉमियल सीरीज भी है जो कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जो कि आपके पास 1 प्लस एक्स पावर n को करती है
कन्वर्ज करती है, वो भी आपने सुना था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं अभी आपने सुना होगा, यानी अगर ए लेवल्स के कुछ स्टूडेंट्स ने शायद किया हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा क्या टास्क है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अब तक जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट की, जो हमारा सेकंड सेक्शन था उसमें असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज थी, जितने भी क्वेश्चंस किए प्रोबेबिलिटीज के, किस तरीके से हम करते थे। प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आपके पास क्राइटेरिया, किस तरीके से, ट्री क्या टेक्निक डायग्राम यूज बनाते थे और सारे सैंपल्स हम लिस्ट करते थे, तो काफी टीडियस हो जाता था वो। बिल्कुल, हम ट्री डायग्राम बनाते हैं ताकि हम सैंपल पॉइंट्स को लिस्ट कर सकें, या सैंपल पॉइंट अगर ट्री डायग्राम के बगैर लिस्ट कर सकें, वो देख के फिर इसके बाद फर्दर क्या प्रोसीजर था, उसका क्या स्टेप था। वो यूनियन या उसका इंटरसेक्शन लेते थे, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स का। फार्मूला भी था उसका, फार्मूला ये था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसा ही था ना। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी से भी हम कर सकते थे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही हम कह रहे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो भी होता था। तो अब बेसिकली हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टास्क ये है कि हम एक फार्मूला डिराइव कर सकें फॉर द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला हो जिसमें आप किसी भी आउटकम, एक्सपेरिमेंट के आउटकम, एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको, आप सिंपल वो आउटकम या उससे रिलेटेड जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो आप उसमें पुट करें और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। लेकिन अब ये फार्मूला किस एक्सपेरिमेंट के लिए होगा, किन आउटकम्स के लिए होगा। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को कैटेगराइज करें, क्लासीफाई करें इनटू डिफरेंट टाइप्स, कि इस टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा, यानी अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम, उसके लिए ये फार्मूला है, और उस फार्मूले को यूज करते हुए हम एक्सपेरिमेंट के किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब हमारा काम ज्यादा आसान हो गया है कि अब हमें सैंपल पॉइंट्स नहीं फाइंड करने, टी डायग्राम नहीं बनानी, बल्कि उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए, उसका फार्मूले को देखते हुए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा। प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट हो तो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को क्या कहते हैं। पिछली बातें भूलते जा रहे हैं अब। फॉर्मूला तो नहीं निकाला, फार्मूला नहीं वो अभी तक हमने मैथ किया। डेंसिटी फंक्शन, मैथ डेंसिटी हाँ, फंक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उसको, उस फार्मूले को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम जो यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन ही है कि आप एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, एक इक्वेशन दे रहे हैं कि उस इक्वेशन में आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें बगैर कोई और चीज काम किए। तो अब हम सबसे पहले आते हैं उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है पहला, वो है हमारा बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, a binomial experiment is a probability experiment that satisfies the following conditions. The outcomes of each trial may be classified into two categories, success and failure. The outcome of interest is called success and other a failure. कि आप अपने हर एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दें, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। एक क्लास को आप कहें सक्सेस और दूसरी क्लास को कहें आप फेलियर। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कि सक्सेस में बेशक एक आउटकम हो और बाकी सारे आउटकम्स फेलियर में चले जाएं, या सक्सेस में फेलियर में एक आ रहा है और बाकी सारे सक्सेस में चले जाएं। ये तो डिपेंड करता है कि आपने सक्सेस को कैसे डिफाइन किया है। द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी आउटकम में आपका इंटरेस्ट है आप उसको सक्सेस कहेंगे, और बाकी जितने बाकी जो बच जाते हैं आपके आउटकम्स उनको आप फेलियर कहेंगे। ओके, और सक्सेस और फेलियर को आपने इस तरीके से, या सक्सेस को आपने इस तरीके से डिफाइन करना है कि जब भी आप कोई आउटकम देखें उस एक्सपेरिमेंट को, तो देखते साथ ही आप ये बता सकें कि ये सक्सेस को बिलोंग करता है कैटेगरी को या फेलियर को बिलोंग करता है। और ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा आउटकम हो जिसके बारे में आप ये ना कह सकें कि ये सक्सेस को है, ये ना ये सक्सेस को बिलोंग करता है ना ये फेलियर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपने उसको इंटरेस्ट को आपने, या जो भी आपका इंटरेस्ट है, या जो भी चीज आप उसमें फाइंड करना चाह रहे हैं उसको पहले आपने डिफाइन करना है, उसको सक्सेस का नाम दे दें। ठीक है, और दो कैटेगरीज में डिफाइन करना है, और दो कैटेगरीज आपकी इस तरह से हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों।
ओके तो ये एक्सपेरिमेंट आपका बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट है, ये इनकी 4 कंडीशंस हैं, ये देखनी जरूरी है, ये आपको सारी पता होनी चाहिए, तभी आप उस पे वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने ये जरा ध्यान से समझनी है। अब दूसरी कंडीशन है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से n। आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, बार बार n टाइम्स परफॉर्म करना है, और पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप इसको n टाइम्स परफॉर्म करेंगे। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। क्या मतलब हुआ ट्रायल्स आर ऑल? ट्रायल का क्या मतलब है? अब मैं उनकी ट्रायल का प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करी उस पर, वो अब जितनी दफा भी रिपीट करो प्रोबेबिलिटी उसकी वो सेम ही आएगी एक तरह से। ट्रायल का क्या मतलब है? ट्रायल का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एक्सपेरिमेंट करें तो वो नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल्स के नंबर। एक दफा आप एक्सपेरिमेंट को कहेंगे, अगर आप n टाइम्स एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने n ट्रायल्स किए हैं, तो वन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल कहेंगे, कि एक दफा एक्सपेरिमेंट किया तो वो ट्रायल है, फिर दूसरी दफा उसको रिपीट किया तो वो 2 ट्रायल्स हो गई, फिर थर्ड टाइम किया तो 3 ट्रायल्स हो गई। तो आपने n टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो आपके बेसिकली n ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट को हम कह रहे हैं इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि उसकी प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम। एक ट्रायल किया प्रोबेबिलिटी वही आ गई, दूसरा ट्रायल किया प्रोबेबिलिटी भी वही रही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय p इज द सेम फॉर ईच ट्रायल। अब सक्सेस आपका जो आउटकम है, ये जिसमें जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल रिमेन्स द सेम। फर्स्ट ट्रायल में भी वही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी जो सेकंड में है, जो थर्ड में है, जो फोर्थ में है। ओके तो ये 4 कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करनी चाहिए एक एक्सपेरिमेंट को, तब हम कहेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट है। और दूसरी बात ये कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम। ये आपने नोट करनी है कि ये बायनॉमियल की ही बेसिकली प्रॉपर्टी है। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये नोटेशंस हैं। n इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रायल इज रिपीटेड। कितने टाइम्स आपने किया है एक्सपेरिमेंट को? n टाइम्स किया है तो n ट्रायल्स हैं। सॉरी। p is the probability of success in a single trial। probability of success एक ट्रायल में, सब ट्रायल्स में नहीं, सिर्फ एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को आप p कह रहे हैं। और q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्या रिलेशनशिप है p और q का? 1 माइनस p जो होगा q 1 minus p of s। 1 माइनस p ऑफ s क्या कह रहे हैं? दोनों का कितने सम 1 लोगों के ने बराबर। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ये कहा कि हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इन दोनों को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, तो फिर इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। और अगर एक हमें गिवन है तो दूसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके द रैंडम वेरिएबल x इज द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। n ट्रायल्स में कितने सक्सेस आ सकते हैं उसको हम x से डिनोट करेंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n भी और ये n तक जा सकता है, ठीक है। ओके जी, अब हम देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन होंगे, एग्जांपल्स। हम देखते हैं कि ये बायनॉमियल है या नहीं, और इसके बाद फिर हम उनको फर्दर आगे डिवाइड करें, डिसाइड वेदर द एक्सपेरिमेंट इज अ बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट। इफ इट इज स्पेसिफाई द वैल्यूज ऑफ n p and q and list the possible values of the random variable x। if it is not a binomial experiment, explain why। Okay, you roll experiment है, you roll a die 10 times and note the number the die lands on। Is it a binomial experiment? You should check all the 4 conditions. No ma'am, Why it is not a binomial experiment? because there are 6 possible outcomes, not 2। Not 2। तो आपको सक्सेस बेसिकली यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम सक्सेस इसको कहेंगे द नंबर द डाई लैंड्स ऑन, तो आपके पास सक्सेस में 6 आउटकम्स, तो फेलियर में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने इसमें सक्सेस को डिफाइन नहीं किया, तो 6 आउटकम्स हैं आपके पास। अगर आप सक्सेस इसको कहते हैं कि द नंबर द डाई लैंड्स ऑन,
तो आपके पास 6 हैं, 2 नहीं है। So this is not a binomial experiment. चलिए सेकंड वाला देखते हैं. You randomly select a card from a deck of cards and note if the card is an ace. You then put the card back and repeat this process 8 times. Excuse me, ma'am? Binomial. जी जी. मैम अगर ये पहले वाली जो एग्जांपल हमने दी है इसको अगर हम बायनोमियल में करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे, मतलब उसको आप बताएं, स्पेसिफाई आप कैसे बताएं करेंगे? जरा, आप बताएं कुछ. हम उस पर्टिकुलर नंबर को हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हाँ, नंबर आप अगर होना बताएं चाहिए. कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको क्या लगता है जब आप अपने एक डाई थ्रो करने जा रहे हैं तो आप किस चीज को सक्सेस कहेंगे, या क्या चाहते हैं कि क्या डाई क्या लैंड करे. लेट्स सपोज अगर मैं 3 चाहता हूँ तो 3 आए तो 3 की प्रोबेबिलिटी सक्सेस होगी और बाकी फेलियर में आ जाएगी. ठीक है. नंबर 3 इज योर सक्सेस और बाकी 1 2 4 5 6 आपका फेलियर में आ वो जाएगा. तो फेलियर में आ पी, जाएंगे. ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा फिर? तो 1/6 हमारा हो जाएगा 1/6 और और क्यू क्यू हो 5 जाएगा और 6. 5/6. ठीक है, तो ये ठीक आपकी है ये मैम. चीज बन गई. ओके थैंक यू. और अगर मैं ये करूं कि 2 डाइस को मैं थ्रो करूं और मैं ये कहूं कि सम इसका नोट करें, तो क्या ये बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट वो होगा? नहीं मैं बायनोमियल वो नो नहीं हो मैम. सकता क्योंकि कोई 2 और नंबरों का भी सेम आ सकता है, तो मतलब डिफरेंट चांसेस हैं इस चीज के. तो वो सारे आउटकम्स ही लेंगे ना. जी मैम. हमने लेकिन 2 मैम डाइस सक्सेस को कुछ थ्रो नहीं है ना. किया, सक्सेस नहीं हमने डिफाइन की. अगर हम सक्सेस ये कहते हैं कि सक्सेस इज दैट द सम इज 6, तो फिर आपका ये बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा. यस ठीक है. मैम. और हम अगर मैं ये कहूँ कि सम शुड बी 6, तो 6 के अलावा जितने सारे आउटकम्स हैं जिनका सम 6 के इक्वल नहीं आ रहा, या तो वो मेरे फेलियर्स हैं, और जिन आउटकम्स का डॉट्स का सम 6 के इक्वल आ रहा है वो मेरे पास सक्सेस है. ठीक ओके है. तो मैम. बेसिकली डिफाइन करना जरूरी है. जी. वैसे अगर आप बोलें कि अगर 5 और 6 आए तो मतलब हम चाहते हैं कि 5 और 6 आए सिर्फ डाइस पे, डाई पे, तो वो भी बायनॉमियल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी. आपने ये डिफाइन कर दिया कि मेरा सक्सेस है. जो आउटकम को मैंने डिफाइन किया वो ये है कि द नंबर लैंड्स ऑन 5 और 6. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, जैसे आगे क्वेश्चन में हम करेंगे भी. x क्या हो जाएगा, 2 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 6, सॉरी ये p है, तो ये 1/3 के इक्वल आ गया. और 5 और 6 के अलावा जो भी आएगा वो फेलियर है. ठीक है. q मेरा इसमें 2/3 हो गया. ओके शाहजेब. ठीक है मिस. चलिए अब ये देखते हैं. You randomly select a card from a deck of cards and note if the card is an ace. You then put the card back and repeat this process 8 times. बायनोमियल होगा मैम. बायनॉमियल. बायनॉमियल होगा. क्या ट्रायल्स सारे इंडिपेंडेंट हैं? क्या आपने सक्सेस डिफाइन कर दी है? यस मैम, क्योंकि कार्ड वापस रख रहे हैं ना तो यस इंडिपेंडेंट हुए, और इसके अलावा 3/52p हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 एसेस होते हैं. सक्सेस क्या है इसमें? एस कार्ड. एन एस कार्ड इज अ सक्सेस. और हमने कितने टाइम्स उसको रिपीट किया है? n टाइम्स. तो दिस इज अ बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट. जो कि कार्ड हम वापस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही. सॉरी, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही क्योंकि हम कार्ड वापस रख रहे हैं. तो बेसिकली हमारे पास n क्या है यहाँ पे? 8. p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, which is how many ace cards are there? 4 and total 52. So this is 1/13. So my q is 1 minus 1/13, which is 12/13. और इसके बाद मुझे सारी x की सब वैल्यूज भी लिखनी है. रैंडम वेरिएबल कैन टेक. कितने सक्सेस हो सकती हैं, कितने एस कार्ड्स निकल सकते हैं 8 टाइम्स में. 8 टाइम्स मैंने कार्ड बाहर निकालना है. जी क्या होगा? 9 possibilities, ma'am. 9 पॉसिबिलिटीज. क्या x की रेंज क्या होगी? 0 to 8. 0 to 8. 0 to 8 या 0 to 4? 0 to 8 होनी चाहिए ना मैम. शोएब ने तो कह दिया 0 to 8 होनी चाहिए. बाकी लोग कोई कह रहा है कि 0 to 4 होनी चाहिए. 0 to 4 नहीं होनी चाहिए.
0 to 4 होनी चाहिए मिस। यस मैम 0 to 4 होगी। यस 0 to 4 होगी, पक्की बात है, सब एग्री करते हैं 0 to 4 होगी। नहीं मैम क्यों होगी? फिर आप 0 to बता दें 8 जो होगी। 0 to 5 होगी, फिर क्या होगी? 0 to 8 होगी, 0 to 4 होगी, क्या होगी? मिस 0 to 4 होगी पक्का पक्का। 0 to 8 नहीं होगी। शाहजेब जरा और कर लो। 0 to 8 होगी, 0 to 4 होगी, लिख मैंने 0 to 8 दिया है। 0 to 8 होगी, क्यों होगी 0 to 8? शोएब आपने सबसे पहले बताया था। शायद मैम नहीं क्योंकि हम बता- सारी वो लिस्ट कर रहे हैं ना पॉसिबिलिटीज, मतलब जिस तरह हम अब तो रैंडम वेरिएबल x सारा 0 से 8 तक लेके जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ आई थी। हमने ये करें कि हमने कार्ड एक निकाला, 8 टाइम्स हमने ये प्रोसेस किया। इन 8 टाइम्स में क्या पॉसिबिलिटी है कि एक भी एस कार्ड ना आए? 0 होगी एक्स की वैल्यू। इन 8 ट्रायल्स में एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक दफा एस आया, 1 हो गई। इन 8 ट्रायल्स में एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 दफा एस कार्ड आ गया, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 8 टाइम्स जब हमने ये प्रोसेस किया तो 8 की 8 दफा ये एस कार्ड आ गया। हो सकता है ना, क्योंकि कार्ड तो हम वापस रख रहे हैं। क्यों शाहजेब खामोश हो गए हो? जी मिस आप सही कह रही हैं। तो चार तो तब होगी ना जब हम कार्ड वापस ना रखें। यस मैम। मैक्सिमम 4 दफा आ सकता है, लेकिन हम तो कार्ड वापस रख रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि 8 की 8 दफा ही आ जाए, तो वो फिर वैल्यू 8 हो जाएगी। आप थोड़ा सा ना उसको मिक्स कर रहे थे उसके साथ कि हम वापस नहीं कार्ड रख रहे और फिर हम वो जब एक दफा आ जाए तो हमने उसको, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 8 दफा जब हमने ये कार्ड्स बाहर निकाले ना तो उनमें कितनी दफा एस कार्ड्स आए। 8 टाइम जब हमने कार्ड ड्रॉ किए तो कितने टाइम्स एस कार्ड्स आए, तो वो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो 8 ही रहेगी ना, बेशक 4 एस में हो, एक वक्त में तो एक ही आएगा ना, लेकिन 8 दफा में 8 आ सकते हैं। और बस हो जैसे सकता है कि 8 दफा में एक भी ना आए। जी बस मैं इसको इस तरह व्यू कर रहा था कि अगर एक दफा आप करेंगे तो 52 में से अब 4 दफा आ सकते हैं आपके पास नहीं नहीं, उस तरह नहीं। मैक्सिमम। आपने एक, जब आपने एक ड्रॉ किया तो उसमें तो एक ही दफा आएगा ना एस, जी बस ठीक है ना, तो 8 दफा में 8 भी आ सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपने इसको नोट करना है, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे इसमें। समझ तो आ गया ना आप? ओके जी, ये एक और क्वेश्चन है। यू गेस ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम विद 25 क्वेश्चंस एंड 4 आंसर्स पर क्वेश्चन एंड नोट द राइट आंसर्स। चलें जी, अब ये एक्सपेरिमेंट बायनोमियल है या नहीं? सक्सेस क्या डिफाइन की है इसमें? सक्सेस क्या मैम डिफाइन की है? राइट आंसर। राइट आंसर, राइट आंसर, और बाकी सारे रॉन्ग जो हैं वो आपके फेलियर्स हैं। ओके, और क्या हर क्वेश्चन को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है? यस मैम 1/4। नॉर्मली जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो डिफरेंट ही होती है। मेरे अगर क्विज में देखें तो थोड़ी वेरी कर सकती है कि उसमें भी डिफरेंट ही होती है। मैम वो तो सब्जेक्टिव होगा ना, तो उसमें तो कोई सैंपल स्पेस ही नहीं है, मतलब हमने आंसर लिस्ट करना हो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक आपने किया तो दूसरा वाला जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ये बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट है, तो एन क्या है? व्हाट इज एन? कितनी दफा आपने करना है एक्सपेरिमेंट? कितने क्वेश्चंस हैं? 25 है एन आपके पास, और हर क्वेश्चन में आपके पास के आंसर्स 4 हैं, यानी 4 आंसर्स में से एक चूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 सक्सेस की। 1/4 तब होगी जब आपके पास प्रिपेयर नहीं किया हुआ आपने, ठीक है, जब आपने प्रिपेयर नहीं किया, वरना प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है अगर आपने प्रिपेयर किया। तो यहाँ पे हम ये सपोज करें कि प्रिपेयर नहीं करके आए क्विज, ये क्वेश्चन, और ये होगी 3/4। एक्स की वैल्यूज क्या होंगी? हम 0 से कितने 0 to क्वेश्चन 25। कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं? हो सकता है एक भी ठीक ना हो, एक हो, 2 हो, 3 हो, अप टू 25। ओके, तो ये चीज बन गई। चलो जी, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और भी है आपके पास एग्जांपल, और वो है बैरल कंटेन्स 3 रेड एप्पल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। यू सेलेक्ट 4 एप्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड नोट द नंबर ऑफ रेड एप्पल्स।
जी सक्सेस डिफाइन है यस मैम 3 बाय मैम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। नहीं रेड मिस बात एप्पल्स, रेड एप्पल्स इज आवर सक्सेस। लेकिन हम यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो पहले ट्रायल में रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम पहले ड्रॉ करते हैं, पहला ट्रायल का मतलब है कि पहला ड्रॉ हमने 4 एप्पल्स निकालने हैं, पहले ड्रॉ में रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7 3 by 7 है ना, ठीक है। दूसरे ट्रायल में क्या है? 2/6। तीसरे ट्रायल में क्या है? 1/5। 1/5। अगर ये तो तब है ना जब पहले ड्रॉ में एप्पल निकल चुके हों, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी आपकी चेंज हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और आ गया है और ये वही मिलता जुलता है जो हम पहले कर चुके हैं। बाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 times, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स? अब आपके पास बाइस्ड कॉइन है, बाइस्ड कॉइन को टॉस किया है 5 times, तो बाइस्ड कॉइन का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों 1/2 नहीं है, डिफरेंट है। और वो क्या है? गेटिंग अ हेड इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी, अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 2 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यही है ना, इस 2 और और 3 दोनों को ऐड करें तो 1 आता है। नहीं मैं ये गलत कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को अगर मैं पी कहूँ, जी वही है, लेकिन मैं जरा वैसी लिखने का दिल कर रहा है मेरा, 2p इज इक्वल टू, तो p मेरे पास आ गया 3p 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गई 1/3। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को हम क्यों नहीं कहेंगे? अभी तो मैंने वैसे ही बस उसको डिनोट किया ना, ठीक है, तो मैं सिर्फ निकालने के लिए कर दी, समझाने के लिए, वरना आप यहाँ पे p ना कहें, कुछ और कह लें, r कह लें, टेल कह लें, चलें, बात ही खत्म कर दी मैंने। और हेड आ गई 2 times दिस, 2/3। ओके जी, मैं जो बात बताना चाह रही थी वो ये बात है कि 11:42 हो गए। एक बात तो ये थी, दूसरी बात ये है कि क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। 3 हेड्स हों तो टेल्स कितनी रह जाएंगी? 3 हेड्स 2 टेल्स, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बेसिकली मैं फार्मूला डिराइव करने जा रही हूँ, वो इस एग्जांपल की हेल्प से होगा। वैसे तो एग्जांपल की हेल्प से फार्मूला डिराइव नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ समझाने के लिए है ये जो प्रोसेस है। 3 हेड्स और 2 टेल्स हों, ये अगर मैंने इनके दरमियान इंटरसेक्शन, इनको अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब है इनके दरमियान इंटरसेक्शन आ रही है, ठीक है, इन सब के दरमियान इंटरसेक्शन आ रही है। फर्स्ट पे हेड हो, सेकंड ट्रायल पे सेकंड टॉस पे हेड हो, थर्ड टॉस पे हेड हो, फोर्थ टॉस पे टेल हो, फिफ्थ टॉस पे टेल हो, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों हैं कि जब एक टॉस में आपके पास टेल आ गई, फर्स्ट टॉस पे टेल आ गई, तो सेकंड टॉस पे टेल आने के चांसेस रिमेन्स द सेम जो कि फर्स्ट टॉस में थे, वो इफेक्ट नहीं होंगे। थर्ड टॉस पे भी वही चांसेस रहेंगे टेल आने के या हेड आने के जो कि फर्स्ट और सेकंड में थे, फोर्थ टॉस पे भी वही रहेंगे। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट आपके पास सक्सेस है। और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कहेंगे, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये क्या बन गया? हेड कितने टाइम्स है? 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 को करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। लेकिन क्या हमने सिर्फ यही सीक्वेंस फाइंड करना है? इसके अलावा और कोई सीक्वेंस भी तो हो सकता है, जी मिस और 4 आई और थिंक भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और वो इस तरह के होंगे, ये भी हो सकता है, इसकी भी यही आएगी। और कौन सा हो सकता है? 5C3 यूज करेंगे फिर हम 5C3, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आउटकम्स आपके बन रहे होंगे, तो हमें तो इन सब की कैलकुलेट करनी है, यानी जितने भी आउटकम्स जिनमें 3 हेड्स आ रहे हैं उन सबको देखना है कि वो कितने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हर आउटकम की इतनी ही आएगी। 3 हेड्स होंगे तो 2 टेल्स होंगे, लेकिन आउटकम्स कितने बन रहे हैं उन सबको एड अप करना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज को। तो एक तो आपके पास
ये अरेंजमेंट भी हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम वही आ रही है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम यही चलेगी, लेकिन हमें उन सब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करना है। तो कितने आउटकम्स होंगे आपके पास? हैं 10 अरेंजमेंट्स, 10 आउटकम्स बन रहे हैं। वो कैसे पता चला? वो 5C3 से कि 5 में से 3 हेड्स हों, तो ये बनेगा 5C3 की वही प्रोबेबिलिटी जो 5C2 की है, यानी 3 की जगह अगर आप 2 भी ले लें, यानी कि 5 में से 2 टेल्स हैं या 3 हेड्स हैं, तो उनकी अरेंजमेंट्स यही बनेंगी मेरे पास, 10 अरेंजमेंट्स। इट मीन्स कि मुझे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स ऐड करना है। 10 आउटकम्स हैं दैट कंटेन्स 3 हेड्स एंड 2 टेल्स, तो इस नंबर को 10 दफा ऐड करना है या 5C3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये आ गई 5C3 इंटू 2/3 क्यूब और 1/3। तो ये तो वो प्रोसीजर है जो अब तक हम करते आए हैं, ठीक है। अब तक हमने इसको इसी तरीके से किया था कि आउटकम्स को लिस्ट करें और कर लें। तो क्या अब हम एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं इस प्रोसीजर को देखते हुए? इसमें ये 5 क्या है मेरे पास? ये n है, ये x क्या था? नंबर ऑफ सक्सेस, ये n लिखूंगी यहाँ पे। 2/3 किसकी प्रोबेबिलिटी थी? सक्सेस की। और 1/3 टेल की थी, यानी कि फेलियर की। और ये है 2 यानी कि 5 minus 3 which is n minus x. So this is my formula to calculate the probability of the outcomes of a binomial experiment. कि अगर मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट बायनोमियल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगी, ये जिसमें से ये चीज दे रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम दैट हैज x सक्सेसेस, जिसमें x सक्सेसेस आ रही हैं, तो वो सारे आउटकम जिनमें x सक्सेसेस आ रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ये है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ये है। और ये क्या है? द नंबर ऑफ आउटकम्स और द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट हैव x सक्सेसेस। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम है दैट हैज x सक्सेसेस, एंड दिस इज द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट हैव x सक्सेसेस, जो कि हमने भी पीछे देखा था, जो 10 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया, जो कि फार्मूला हमें दे रहा है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम कहते हैं, और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में जब भी आपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो देन यू विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, और इसको हम बायनोमियल क्यों कह रहे हैं फिर? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। नहीं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि ये बायनोमियल एक्सपेंशन के साथ इसका क्या लिंक है। ये टर्म्स देखें तो ये बायनोमियल वाली नहीं आ रही, बायनोमियल की टर्म्स नहीं आ रही, बायनोमियल कोएफिशिएंट सारे, उसमें भी यही था nx a प्लस b, n 0 था और a की पावर x और b की पावर n माइनस 0, ऐसा ही था। तो बेसिकली इसका बायनोमियल एक्सपेंशन के साथ इसका लिंक यही है कि इसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो बेसिकली बायनोमियल थ्योरम की ही टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। ओके, इसके हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं n एंड p, यानी अगर आपको n और p गिवन होगा, n और p आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप फार्मूले में से x की कोई भी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n और p इसके पैरामीटर्स हैं, इसको हम डिनोट करेंगे x एंड p से। और इसके बाद है मीन है इसका म्यू इज इक्वल टू एन पी। ये फार्मूला अब आपको ज़हन में रखना होगा। मीन क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का? वो होता है x f ऑफ x, और f किसके इक्वल है? f आपने ये फार्मूला इसमें ये पुट करना है, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज, ये f इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी np। ओके, और npq में npq का फार्मूला, ये डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं, लेकिन मैं फिर भी वैसे बता रही हूँ कि npq कैसे आया कि आप x माइनस म्यू का स्क्वायर, समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर इनटू f ऑफ x करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे np और f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आपके पास ये वेरिएंस npq आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट होगा। बर्नौली ट्रायल ये है कि if there is only one trial with probability of success p and probability of failure 1 minus p, then it is called a Bernoulli distribution,
बेसिकली बर्नौली ट्रायल क्या है? बर्नौली बेसिकली एक स्विस मैथमेटिशियन था, जैकब। बहुत से बर्नौलीज आए हैं, लेकिन ये जो था ये जैकब बर्नौली था, जैकब बर्नौली इसका नाम था। तो ये स्पेशल केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का, कि एक सिंगल ट्रायल अगर आप करें, एक सिंगल ट्रायल को हम बर्नौली ट्रायल कहेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बर्नौली ट्रायल में आपके पास n की जगह 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास p के इक्वल आ जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि नो सक्सेस, यानी x को 0 पुट करना है, 1 में से 0 आएगी, तो ये 1 माइनस p हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपने सिंगल ट्रायल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p ही आ जाती है। अगर हम उस एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड करें तो सेम वही रहता है, चीज वही रहती है। ठीक है, और ग्राफ ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये वही होगा जो कि हमने देखा था, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था। और अगर P और Q इक्वल आए, यानी 0.5 हो, तो आपका ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। मैम आपकी आवाज तो कट के आ रही है? चले अब जरा चेक करें, अब ठीक आ रही है? अब टाइम भी खत्म हो रहा है ना, इसलिए खत्म हो गया, इसलिए आवाज नहीं ठीक आ रही। ओके जी, टाइम खत्म हो गया। बस ये मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर P इक्वल आ जाए Q के, 0.5 के इक्वल आ जाए, तो फिर आपका सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। और अगर P इज लेस देन 0.5 तो स्क्यूड राइट होगा, यानी आपका राइट साइड से ये लंबा होगा। और अगर P इज ग्रेटर देन 0.5 तो ये लेफ्ट साइड से लंबा होगा। ठीक है, ग्राफ तो ग्राफ देखते साथ आपको P की वैल्यू पता चल जानी चाहिए जी। मैम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब जिस मैम तरीके आपकी से आवाज बहुत अनइवन कट रही लोकेशन पे पता लगेगा कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। आज मुझे भी समझ नहीं आ रही। खुरम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी मैम। हाँ, तो मैम मैं ये कह रहा था question- कि ये ग्राफ हमने जो फर्स्ट एंड थर्ड ग्राफ है, तो उसमें वो जो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, तो उसमें हम कैसे पता लगेगा कि मैम ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस है या फेल्यूर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ही हम प्लॉट करेंगे ना, एक्स को ही प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स अगर 0 हो तो ये सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 1 हो तो ये है, और 2 है तो ये है। ये एक्स जो है, ये एक्स की वैल्यूज हैं आपके क्यों? पास। ठीक है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी हो सकता है ग्राफ, और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सक्सेस। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन मैम ये करेंगे। 0.5 क्यों नहीं आवे, इससे क्यों कंपेयर करें? इक्वल आ जाता है ना उस केस में।